हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी सेंटर पर। गॉस थ्योरम को जो यूनिट फर्स्ट का काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके परीक्षा के नजरिए से और ही अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिला सकता है। तो आप देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो जरूर आप इसको 5 नंबर आप परीक्षा में से गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये गॉस प्रमेय सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं, जो 4-5 आप उनको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल तरीका है। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको इसकी गॉस प्रमेय की पूरी डिफिनेशन होनी चाहिए। गॉस प्रमेय आखिर है क्या? तो गॉस प्रमेय की डिफिनेशन पूरी तरह से आपको आनी चाहिए। गॉस प्रमेय की पूरी डिफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद आपको इसका गॉस प्रमेय का चित्र अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपसे गॉस प्रमेय का चित्र बन गया तो समझ लीजिए आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत ही सरल है। और इसी चित्र से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और तीसरा है, आपको कुछ फार्मूले हैं जो याद रखने हैं, जैसे कि ये घन कोण होता है। घन कोण, ये जो हमारा घन कोण होता है डी ओमेगा, वो होता है ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ये याद रखना है। घन कोण डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हमको याद रखना है। और एक चीज और है, जैसे कि इसका डी ओमेगा का समाकलन हमको बनना चाहिए। ये डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई, ये होता है। तो जस्ट ये 4-5 चीजें हैं। इससे आपको गॉस प्रमेय की पूरी डिफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, पूरी याद होनी चाहिए। और गॉस प्रमेय का चित्र आपसे बनना चाहिए, जो बहुत ही सरल है। और घन कोण डी ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। ये एक फार्मूला है। और डी ओमेगा का घन कोण का समाकलन कितना होता है? तो 4 पाई होता है। चलिए, अब हम डिफिनेशन को और गॉस प्रमेय के चित्र को अच्छे से समझते हैं। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले आप देखेंगे इसकी डिफिनेशन, गॉस प्रमेय की डिफिनेशन। तो ये डिफिनेशन कहती है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है। आप बंद पृष्ठ मतलब कोई भी पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद है, चाहे वो कैसा भी हो, गोलाकार, चपटा, कैसा भी हो। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब जितने भी इससे विद्युत फ्लक्स निकलेगा इस बंद पृष्ठ से, उसके अंदर निर्वात में जो आवेश है, ये हर जगह इसमें चार्ज मौजूद होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु पर है, तो ये पूरे पृष्ठ में आवेश मौजूद है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हर जगह पूरे पृष्ठ में इसमें आवेश, हर बिंदु पर आवेश मौजूद है, कुछ न कुछ आवेश मौजूद है। तो कुल मतलब जितने भी आवेश इसमें है, इस पृष्ठ में, उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जितने भी विद्युत फ्लक्स होंगे, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित इस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में कुल आवेश, जितने भी आवेश हैं, उनका 1/ε0 गुना होगा। इतना यह है परिभाषा। और इसी परिभाषा से हम चित्र भी बना लेंगे। तो एक सबसे पहले बंद पृष्ठ बना लेते हैं। बंद पृष्ठ से हमसे कोई मतलब नहीं है कि ये गोलाकार होना चाहिए या चपटा होना चाहिए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप एक पृष्ठ बना लेंगे, बंद पृष्ठ। यहाँ पर हम पूरे गोले का एक साथ तो वो पूरा एक बार में निकाल नहीं सकते, इसलिए हम
मान लेंगे कि यहाँ पर हम मान लिए कि एक बिंदु है, इस बिंदु को हमने ओ मान लिया कि ओ हमारा बिंदु है। ये बिंदु कहीं भी मौजूद हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा एक बिंदु ओ है, इसमें प्लस क्यू मौजूद है, और हर जगह जितने भी मतलब मौजूद होंगे आवेश, वहां पर प्लस क्यू आवेश होगा। तो अब हम बिंदु ओ जो हमारा आवेश है प्लस क्यू इसमें मौजूद है, इसमें से पृष्ठ के परिधि के पास एक बिंदु P है, ये हमने मान लिया है बिंदु P है। ये बिंदु इसमें परिधि के पास कहीं भी मौजूद हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी, इधर नीचे, इसके सामने कहीं भी मौजूद हो सकता है। तो इस बिंदु को मिलाता हुआ एक रेखा खींच देनी है सीधी, जिसमें हमें बिंदु P से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले निकाल लेनी है। तो चलिए हम पहले बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लेते हैं। माना बंद पृष्ठ S, एक बंद पृष्ठ S बना लिया है। बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O है, पर प्लस Q है, ये हमारा प्लस Q है। प्लस Q आवेश है बिंदु O से R दूरी पर, ये दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेंगे। तो E = 1/4πε0 के Q/r²। चूंकि यह वेक्टर ऑफ OP है, OP डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ये आगे लिख देंगे वेक्टर ऑफ OP दिशा में। देखिए हमने अभी तक ये चित्र समझ लिया है, लेकिन अभी भी हमको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सर क्या है, आइसक्रीम जैसा नहीं समझ में आ रहा है। बाकी तो हमने ये पूरे चित्र समझ लिया है। तो देखिए हमको अगर इस पूरे पृष्ठ का से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालना है, तो सबसे पहले एक छोटे से बिंदु जो हमने पी लिया है, उसके चारों ओर घेरे हुए जो हमने एक पृष्ठ ds लिया है, इससे इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को निकाल लेंगे। हम अगर छोटे से इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को निकाल लेंगे, तो हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे से पृष्ठ से ds जो है, हम इससे गुजरने वाले फ्लक्स को निकाल लेंगे, और फिर जो हमें रिजल्ट इससे प्राप्त होगा, इस रिजल्ट को हम समाकलन कर देंगे, तो ये पूरे एस पृष्ठ का आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स में से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा। तो अभी हमने जो समझा कि बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, इसके क्षेत्रफल वेक्टर ऑफ ds की दिशा उस पर खींचे गए विलंब वेक्टर ऑफ Pn के अनुदिश होगी। तो अतः पृष्ठ ds से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब हमको इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालना होगा। इस छोटे से विद्युत पृष्ठ ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है। तो ये हमको छोटा सा पार्ट मिल गया। तो d phi E = E वेक्टर ऑफ E इंटू वेक्टर ऑफ ds। तो हम इसको लिख सकते हैं d phi E = E ds cos थीटा। तो हमने ये E ds cos थीटा क्यों लिखा है, इस पॉइंट के ये जो मल्टीपल का निशान है, चिन्ह है, हमने इसकी जगह वेक्टर को हटाकर d cos थीटा क्यों रखा है। तो आइए समझते हैं। हमने लिखा d phi E = वेक्टर ऑफ E इंटू वेक्टर ऑफ ds = d phi E = E ds cos थीटा। हमने ये क्यों लिखा है, E ds cos थीटा क्यों लिखा है इसकी जगह। तो वेक्टर में हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में कि जब वेक्टर में ये पॉइंट हटता है तो cos थीटा आता है, और ये cos थीटा आता है। जब वेक्टर में पॉइंट हटता है तो ये मल्टीपल की जगह आ जाता है cos थीटा, E ds cos थीटा वेक्टर। और जब हम वेक्टर में ही इनटू जो मल्टीपल का निशान होता है, मल्टीपल को हटाएंगे वेक्टर में, तो हमको मिलेगा E ds sin थीटा, सॉरी ये हमको मिलेगा sin थीटा। तो याद रखिए जब पॉइंट हटता है तो cos थीटा होता है, और जब मल्टीपल वाला निशान हटता है तो sin थीटा होता है। बस आपको इतना याद रखना है। अब देखिए ये जो d phi E = E ds cos थीटा हमको मिल गया, समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अब ये समीकरण नंबर 2 जो हमको मिला है, पहले हमको इस समीकरण नंबर एक जो है E = 1/4πε0
और क्यू अपान आर स्क्वायर। ये जो हमको समीकरण 1 मिला था, ये इस ई की जगह हम इस ई का मान रख देंगे। इस ई का मान हमको रख देंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम समीकरण 1 से ई का मान रख दिए हैं। तो डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और ई का मान है क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमारा ई का मान हो गया, और आगे था डी एस कॉस थीटा आगे था। तो हम डी फाई ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये क्यों इधर आ जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा, हमने पहले ही बताया था। तो डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा ये है घन कोण, हमने पहले ही बताया था। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो देखिए, ये हमको मिल गया डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डी ओमेगा। तो ये हमारा डी ओमेगा का मान हो गया, ये हमने इसकी जगह डी ओमेगा रख दिया। तो ये हमको मिल गया डीएस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। जो छोटा सा पृष्ठ था, ये जो पृष्ठ था हमने पी लिया था, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब हम इसका समाकलन कर देंगे। इस जो छोटा सा पृष्ठ था, इसका समाकलन कर देंगे तो ये पूरे पृष्ठ का आ जाएगा। तो चलिए समाकलन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अतः पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब हमारा जो बड़ा सा पृष्ठ S था, उस पृष्ठ से गुजरने वाले अब पूरे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जितने भी फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरेंगे उस सब का निकालना है। तो हम समाकलन कर देंगे। तो फाई ई, जो हमारा फाई ई है, ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है जो पूरे पृष्ठ S से गुजरेगा, बड़े वाले पृष्ठ S से, और हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो ये डी फाई ई, इसका समाकलन कर रहे हैं, डी फाई ई का। देखिए, इसका हम समाकलन कर रहे हैं। तो ये हो गया समाकलन का चिन्ह। चूंकि ये सॉलिड है, इसलिए हम इसमें सॉलिड बना रहे हैं, सॉलिड का चिन्ह बना रहे हैं। ठीक है, नीचे एस लिखा है। तो फाई हमको मिल जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू, ये डी फाई ई का मान रख देंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा, ये डी ओमेगा हो गया। जिसका हम अवकलन नहीं कर सकते उसको बाहर निकाल लेंगे। तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम बाहर निकाल लेंगे। हमको बचा क्या, डी ओमेगा का बस समाकलन कर देंगे। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमको पहले पता है कि मिलता है 4 पाई। चूंकि हमने दोस्तों पहले ही आपको बताया था कि डी ओमेगा का अगर हम समाकलन करेंगे तो 4 पाई मिलता है, एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है। तो हमको मिल गया 4 पाई। देखिए दोस्तों, ये 4 पाई और ये 4 पाई ये आपस में कट जाएंगे, तो इसको काट दीजिए, ये कट गया। बचा क्या, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही तो है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय यही तो कहती है कि उस किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश, जो आवेश क्यों है, उसके 1/एप्सिलॉन 0 गुना के बराबर होता है। तो वही तो है, यही हमारी गॉस प्रमेय है। तो हम नीचे उत्तर लिख देंगे, यही गॉस प्रमेय है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, गॉस प्रमेय अच्छे से समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं समझ में आई हो तो थोड़ा पॉज करके आप पीछे जाके देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर तब भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक, ज्यादा से ज्यादा सहपाठियों तक पहुंचाए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।